वो दरवाज़ा जो साल में सिर्फ एक बार खुलता था, आज टूट चुका था। एकेडमी के आर्टिफैक्ट वॉल्ट की बैरियर ढाना कोई मामूली बात नहीं थी। हेडमास्टर्स और बैरियर एडमिनिस्ट्रेटर्स तुरंत दौड़े आए। उन्होंने उस इन्वर्टेड पेंटाग्राम आर्टिफैक्ट की जांच की जो इस विनाश का कारण। पर हैरानी की बात यह थी, उसमें जरा भी माना रिएक्शन नहीं मिला, जैसे उसकी सारी ताकत पहले ही खत्म हो चुकी हो। और इसीलिए नतीजा निकला कि वो बस एक सिंगल यूज आर्टिफैक्ट था। अब वो पेंडेंट सिर्फ एक खौफनाक आकार वाली बेकार सी नेकलेस बची। बाहर शाम ढल रही थी। एकेडमी की हलचल धीरे धीरे थम गई। लीग का समापन हो चुका था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि असली खेल अभी शुरू होने वाला। अपने डॉर्म में विकौर नहा कर निकला। गीले बालों को टॉवल से सुखाते हुए वो चुपचाप खिड़की से आती धूप में बैठा रहा। उसकी नजर धीरे धीरे मेज पर पड़ी। एक पेपर पर जो उसका ध्यान खींच रहा था वो था अनाउंसमेंट पोस्टर, मॉक इन्वेस्टमेंट कंपटीशन, बुर्जुआ फैमिली द्वारा आयोजित। उस पोस्टर में लिखा था, ये प्रतियोगिता फाइनेंशियल वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टेज तक पहुंचने का स्टेपिंग स्टोन है। नाम सुनते ही विकर की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, सर्वाइवल कंपटीशन ही आखिरी था, लेकिन नहीं, यहाँ तो और भी कई खेल हैं, ऐसे खेल जो और भी बड़े मंच की ओर ले जाते। इसी बीच बाथरूम का दरवाजा खुला। वाइकोर चौंक कर पीछे मुड़ा और उसकी आंखें फैल। पिगी सिर पर टॉवल बांधे शरारती मुस्कान के साथ बाहर आया। उसके हाथ में विकौर का डिकाराबिया पेंडेंट था। पिगी ने हल्की हंसी के साथ कहा, अरे ये तेरी नेकलेस है, तू शायद शावर रूम में भूल आया था। उन्हें देखते ही डिकाराबिया भी अजीब सी लालिमा में डूब गया। विकौर झट से हाथ बढ़ाकर नेकलेस पकड़ लिया और ठंडी आवाज में बोला, चेतावनी दी थी तुझे, अगर फिर कोई चालाकी की तो यहीं चकनाचूर कर दूंगा। पिगी फिर हंसते हुए शावर में लौट, पर डिकाराबिया पेंडेंट के भीतर हल्की सी हंसी दबा रहा था। इन लोगों ने लड़के लड़कियों को बस शक्ल देखकर कमरे बांट दिए हैं शायद। हाँ, दिलचस्प नजारा था। विकर की आंखें अब ठंडी आग की तरह जल रही थी। उसके मन में साफ था, ये पेंडेंट चाहे कितना भी मासूम चेहरा बना ले, वो इस पर कभी भरोसा नहीं करेगा। डिकाराबिया का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में डर उतर आया। हकलाते हुए बोला, नहीं, मेरा मतलब था कि ये डॉर्म की फैसिलिटीज कितनी अच्छी हैं, मैं बस देख ही रहा। इतने में बाथरूम का दरवाजा खुला। पिगी शॉवर से बाहर आया, बाल अभी भी भीगे हुए। उसकी नजरें चौड़ी हो गईं, जैसे वो समझा कि वाइकोर उससे ही बात कर रहा था। विकौर ने फौरन होशियारी दिखाई। उसने डिकाराबिया का पेंडेंट पीठ के पीछे छुपा लिया और नजर घुमा। वो डेस्क पर जो पोस्टर पड़ा है वो किस बारे में है? पिगी की नजरें पोस्टर पर टिक गईं। चमकती आंखों से बोला, मॉक इन्वेस्टमेंट कॉन्टेस्ट होने वाला है। इसमें सही स्टॉक्स या सेक्टर्स को पहले से पहचान कर इन्वेस्ट करना होता है। जीत गए या अच्छा रैंक आया तो फायदे ही फायदे। पिगी ने अपनी मुट्ठी भींच ली, चेहरे पर एक मुस्कान और आंखों में चमक। और सबसे बड़ी बात, इस बार होस्ट कर रही है मशहूर बुर्जुआ फैमिली। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर हल्की थकान के साथ मुस्कुराया। मेरी कॉम्बैट रिकॉर्ड तो हमेशा कमजोर रही है, लेकिन ऐसे कॉम्पिटिशन्स में ही एक्स्ट्रा पॉइंट्स कमा सकता हूँ, वरना क्रेडिट्स पूरे नहीं हूँ। विकोर चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में हल्की उलझन थी। फिर धीरे से गंभीर होकर बोला, लड़ाई का हुनर भले ही तेरे पास ना हो, लेकिन बाकी हुनर तुझमें किसी से कम नहीं। पिगी झेंप गया, मुस्कुराते हुए सिर खुजाने लगा, लेकिन विकर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने पेंडेंट अब भी छुपा रखा था और सोच रहा था कि पिगी की खासियत तो हमेशा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने, एनालाइज करने और मैनेज करने में रही है। विकर की आंखों के सामने सिंडी वेंडी की छवि उभरी, मुट्ठियां भींचे, आंखों में चमक। अगर उसने पिगी को देख लिया तो तुरंत उसे अपनी टीम में लेने की जिद करेगी। उधर छोटी सी मकड़ी पेंडेंट पर झपट पड़ी। डिकाराबिया घबरा कर चिल्लाया, दूर हटो, इसे खाने की कोशिश मत करो। पिगी अचानक अपने ही ख्यालों में डूब गया। उसकी आंखों में सिंक्लेयर की छवि तैर गई, होंठ भींचे, मुट्ठी कसी। इस बार हर हाल में उसे हराना ही होगा। विकर चौंका। सिंक्लेयर? पिगी ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, हर बार मैं उससे हारता आया हूँ। उसे इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक्स दोनों की खास समझ है, लेकिन इस बार ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। उनकी बातें चल ही रही थीं कि घड़ी ने 6 PM बजा दिए। पिगी अचानक उछला, जैसे बिजली का झटका लगा। अरे नहीं, प्रोफेसर से अपॉइंटमेंट है मेरी, मैं लेट हो गया। तेजी से शर्ट पहनते हुए वो फटाफट कमरे से बाहर निकल गया। विकर की आंखों में उलझन थी, वो समझ ही नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। पिगी इतनी तेजी से उछला कि टेबल पर रखे सारे पेपर्स हवा में उड़ गए। उसकी नजर अचानक उस छोटे से स्पाइडर और पेंडेंट पर टिक गई। स्पाइडर की आंखें चमक रही थीं, जुबान से लार टपक रही थी और वो अजीब सा हंस रहा था।
जबकि डेकरबाया गुस्से में चिल्ला रहा था, विकोर, इसे हटाओ मुझसे, अभी के अभी। कुछ घंटों बाद रात ढल चुकी थी। आसमान में चांद पूरा खिलकर चमक रहा था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा। थोड़ी देर पहले हुई बारिश ने छोटे छोटे पानी के गड्ढे बना दिए थे, जिनमें चांद की परछाई साफ झलक रही थी। अचानक किसी के बूट्स पानी पर पड़े। छपाक की आवाज गूंजी। कोई आदमी पूरी ताकत से भाग रहा था, सांसें फूली हुई, माथे से पसीना टपक रहा। उसके हाथ में एक भारी एक्स था और सिर पर एक पुरानी हैट। वो भागे ही जा रहा था, बिना पीछे देख। कुछ दूरी पर पहुंचकर वो रुका, हाथ घुटनों पर रखकर हाँफते हुए सांस लेने लगा। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, आंखों में गुस्सा भी। उसने दांत भींचते हुए बड़बड़ाया, अगर वो औरत उरोबिरोस बीच में ना आती तो मैं अब तक इंपीरियल कैपिटल निकल चुका होता। इतना कहते ही अचानक किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा, एडवर्ड बुर्बन जूनियर। यह आवाज सुनते ही एडवर्ड की आंखें चौड़ी हो गई। उसका चेहरा डर और हैरानी से टेढ़ा पड़ा। उसने दांत भींच ली और धीरे धीरे पीछे मुड़ा। सामने मुट्ठी कसकर कोई उसकी तरफ बढ़ रहा था। एडवर्ड की आंखें और चौड़ी हो गईं। तू यहाँ कब से? मेरा पीछा कर रहा था। अंधेरे से बाहर आता चेहरा कोई और नहीं, नाइट ब्लड हाउंड था। वाइकर की आंखों में गुस्से की लपटें थीं। उसकी नजर एडवर्ड को भेद रही थी। एडवर्ड हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, ये कैसे? मुझे इसकी आहट तक नहीं हुई। क्या ये उरोबोरस की भेजी एजेंट है या वही ब्लड हाउंड जिसके बारे में उसने कहा था? विकोर की ठंडी आवाज गूंजी, मुझे नहीं पता तू क्या बकवास कर रहा है, लेकिन तेरी असली पहचान मैं जानता हूँ, सैम बर्बन। एडवर्ड का चेहरा लाल हो गया। गुस्से से उसकी गर्दन की नसें फूल उठी। वो चिल्लाया, चुप, मेरे अतीत में क्यों खोद रहा है तू? लेकिन वाइकोर कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ता रहा। उसकी आवाज और भारी होती गई। इंटरमीडिएट ग्रेजुएट, मार्शल रैंक, हाई प्रीस्ट ऑफ नॉर्दर्न कल्ट, आल्म चर्च का गंदा पुतला, यही है ना तू, सैम बर्बन? एडवर्ड वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। और फिर विकोर की आंखें और गहरी हो गईं। उसकी आवाज में नफरत टपक रही। 25 साल पहले तूने अपनी ही कजिन का बलात्कार किया, उसे मार डाला, उस मासूम को डीमन को चढ़ा दिया अपनी पहली गंदी डील के लिए। तब से तूने कितने ही परिवार बर्बाद किए अपनी ये नकली धार्मिक गतिविधियों के नाम पर। एडवर्ड चुपचाप खड़ा था। उसका हाथ धीरे धीरे उठा और चांदनी के नीचे उसकी एक्स चमकने लगी। विकर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसने गहरी आवाज में कहा, अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में एडवर्ड, तुमने डीमन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। वो वाटिस के खिलाफ खड़े हुए। विकोर ने बिना रुके आगे कहा, तुमने अपनी स्क्रिप्चर्स की नॉलेज को हथियार बना लिया, मंदिर में एक जासूस की तरह घुसपैठ की और पवित्र युद्ध के बीच रिबेलियन खड़ा किया। मानव सेना की पीठ पर वार किया। टूडर डॉन की होते और बियांका अशर जैसे हीरोज को तूने पीठ पीछे से झरीले वार दिए। विकोर ने सीधा पूछ लिया, तो ये सब सच है? एडवर्ड ने हल्की हंसी के साथ जुबान बाहर निकाली और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, ये बातें सच है। मैं प्रीस्ट था, और हाँ, वो जो कजन वाली बात है वो भी सही है। लेकिन अचानक उसकी मुस्कान विकराल गुस्से में बदल गई। उसने जोर से चिल्लाते हुए एक्स घुमाई, लेकिन बाकी सब बकवास है। एडवर्ड बिजली की रफ्तार से विकोर की ओर झपटा। उसकी आंखों में खून उतर आया, लेकिन विकोर पूरी तरह शांत। पल भर में तलवार खींची और बिजली जैसे वार से एडवर्ड का सिर अलग कर दिया। एडवर्ड का शरीर जमीन पर गिरा। खामोशी छा गई। वाइकर ने उसकी लाश की ओर ठंडी निगाह डाली और बुदबुदाया, चाहे सच हो या झूठ, मेरे लिए तो तुम सिर्फ कचरा। एडवर्ड का सिर खून के तालाब के बीच पड़ा था। तभी उसके शव से एक अजीब सी सुगंध उठने लगी। विकोर भौंचक्का रह गया। ये जादुई गंध। वो शव के पास झुका और जेब टटोली। अंदर से निकला एक इंडल्जेंस शीट। उस पर लिखा था, इस विश्वासी की सारी पाप माफ किए जाते हैं। चर्च ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट द्वारा गारंटी की गई। किसी भी फौजरी पर सजा दी जाएगी। विकोर ने ध्यान से पढ़ा, लेकिन उसकी भौहें सिकुड़ गईं। इंडल्जेंस की बिक्री तो मैंने खत्म करवाई थी। क्वावडस परिवार के 9th कॉर्प्स डांटालियन को मारने के बाद सब रुक जाना चाहिए था, तो फिर ये डिमोनिक स्मेल क्यों नहीं रुकी? डेकरबिया ने गंभीर स्वर में कहा, ये गंध फैल रही है और तेज हो रही है। ये 6th कॉर्प्स की है। विकोर की आंखें गहरी सोच में डूब गई। तो मुझे क्वावडस परिवार को फिर से खंगालना हो। एडवर्ड के शव को घूरते हुए उसकी आंखें अचानक उदासी से भर गईं। उसने उरोबरोस का जिक्र क्यों किया? वो मुझे परेशान कर रहा। रात बीत गई। कुछ घंटों बाद चांद ऊंचे आसमान में टंगा था। किसी इमारत की छत पर हाई हील्स की आहट गूंजी। वो थी उरोबरोस।
उसने अपना चमकता हुआ विप निकाला और वहीं उतरी जहां एडवर्ड मारा गया। जमीन पर खड़े होकर उसने धीरे धीरे एडवर्ड के कटे हुए सिर की ओर हाथ बढ़ाया। उसने सिर उठाया और होठों पर अजीब सी मुस्कान आई। विकोर, तुम मुझे कब अपना असली चेहरा दिखाओगे? एडवर्ड के सिर को घूरते हुए उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। उसने जुबान निकाली और बुदबुदाई, क्या मुझे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? कुछ घंटे बाद सूरज उग चुका था। सड़कों पर चहल पहल थी। कोई काम पर जा रहा था, कोई दोस्तों संग बातें कर रहा था। एक तरफ एक छोटा सा स्टॉल लगा था जिस पर रंग बिरंगे मास्क बिक रहे थे। एक हुडिड आदमी धीरे धीरे आगे आया। विक्रेता मुस्कुराते हुए बोला, सर एक मास्क ले लीजिए, आप पर खूब जमेगा। उस आदमी ने बिना कुछ कहे एक मास्क खरीदा, हल्की सी दोस्ताना मुस्कान दी और मुड़कर चल पड़ा। विक्रेता ने हाथ हिलाते हुए कहा, धन्यवाद, फिर आइएगा। पर वो साधारण आदमी नहीं था, वो था विकर। हाथ बांधे चलते हुए विकर की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। मन ही मन वो हैरान था। सही सोचा था, वीकेंड पर तो इंपीरियल कैपिटल की गलियां लोगों से ठसाठ भर जाती। अचानक कुछ उसकी नजर में आया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, चेहरे पर जिज्ञासा की छाया। वो देखने लगा टेम्पल की ओर। लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था वहां। ये वही जगह थी, क्वाइटिस टेम्पल, ओल्ड टेस्टामेंट फैक्शन की दूसरी शाखा। एक प्रीस्ट ने सड़क पर बोर्ड टांगा और ऊंची आवाज में बोला, आज सिर्फ एक दिन के लिए अपने गुनाहों की माफी पाओ, वो भी आधे दाम पर। लोग चौंक गए, भीड़ उमड़ पड़ी। विकर ने भी कदम बढ़ाए। पास पहुंचते ही उसने देखा एक आदमी और औरत मंदिर से बाहर निकल रहे थे। आदमी चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए बोला, सालों से अपराध बोध में जी रहा था, लेकिन अब दिल हल्का हो गया है। औरत ने जिज्ञासा से पूछा, क्या उस पुराने हादसे की वजह से? आदमी ने बेहिचक हंसते हुए कहा, हाँ, जब मैं नशे में गाड़ी चला रहा था और वो बच्चा कुचल गया था। ये सुनते ही विकर के कदम थम गए। उसका पूरा जिस्म कांप उठा। औरत ने कहा, सुना था बच्चा मर गया था? आदमी ने हाथ फैलाया। आंखों में अजीब सी चमक थी। हाँ, मौत तो हो गई थी, लेकिन देखो, उस हादसे ने मेरी नींद तक छीन ली थी। अब छूट पर इंडल्जेंस मिल रही थी तो ले ही लिया। महंगा पड़ा, पर अब मुझे उस बच्चे के परिवार से कोई हिसाब नहीं चुकाना। सब खत्म। शानदार है ना? औरत मुस्कुराकर बोली, तो सब ठीक है। आखिरकार मेरा प्यार सचमुच अच्छा इंसान। ये सुनकर डिकराबिया पेंडेंट तक हैरान रह गया। उसने विकर से धीमी आवाज में पूछा, क्या ये लोग सच में इंसान हैं? इनकी शक्लें भले इंसानों जैसी हों, पर इनकी सोच डीमंस से अलग कहां है? मंदिर के सामने लंबी कतार लगी थी। लोग हाफ प्राइस इंडल्जेंस खरीदने को बेताब। विकर चुपचाप बढ़ा। उसकी नजर एक आदमी पर टिक गई जो दरवाजे पर खड़ा सूची पढ़ रहा था। धीरे धीरे उसका नंबर आया। भीतर जीसस की मूर्ति के सामने एक प्रीस्ट बैठा। उसने मुस्कुराते हुए वाइकर की ओर हाथ फैलाया। आइए पुत्र, बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बताइए, कौन सा अपराध किया है और किस इंडल्जेंस की तलाश में आए हैं? विकर ने उसकी आंखों में गहराई से झांका। धीरे लेकिन सख्त आवाज में बोला, अगर इंसान अपने बीते गुनाहों की माफी पा सकता है तो क्या आने वाले गुनाहों की भी माफी खरीदी जा सकती? प्रीस्ट के चेहरे पर एक और चौड़ी मुस्कान आ गई। बिल्कुल, सब संभव है। बताइए, भविष्य में कौन सा पाप करने की योजना है? उसकी मुस्कान इतनी अजीब थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। विकर ने टेबल पर हाथ रखा और ठंडी आवाज में कहा, पाप इतना बड़ा होगा, इतना भयानक कि शब्द भी कांप उठेंगे। प्रीस्ट एक पल को हक्का बक्का रह गया, फिर हथेलियां जोड़कर बोला, तो आप सही जगह आए हैं, लेकिन ऐसे घोर पाप की इंडल्जेंस बेहद महंगी होगी। क्या आप तैयार हैं? वो धीरे से उठा, हाथ फैलाकर बोला, चलिए VIP लाउंज में चलिए, चाय पीते पीते विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तो बताइए पुत्र, कितना भारी है वो पाप जिसकी माफी आप चाहते हैं? विकर चुपचाप खड़ा रहा, चेहरे पर कोई भाव नहीं। फिर अचानक उसने झूठ बोला, मैं अपने पड़ोसी के सुअर को मारने वाला हूँ। प्रीस्ट की भौहें तन गईं, हैरानी भरी नजरें उस पर टिक गईं। क्या तुम इसे घोर अपराध कह रहे हो? विकर ने शांत लेकिन सच्चे स्वर में कहा, सुअर भी जिंदा प्राणी है, उसकी जान लेना भी पाप। ये सुनते ही प्रीस्ट का मीठा चेहरा बदल गया। मुस्कान गायब, आंखों में गुस्से की आग जल उठी। दांत भींचते हुए गरजा, क्या मुझे सिर्फ मुस्कुराता देख यही समझ लिया कि मेरे पास और कोई काम नहीं? मंदिर के बाहर भीड़ लगी थी। लोग कतार में खड़े अपने गुनाहों की माफी खरीदने का इंतजार कर रहे थे। प्रीस्ट ने आज तक 1000 किस्म के पापी देखे थे। कोई शराब पीकर गाड़ियों के नीचे इंसान कुचल देता था, कोई घर जला देता था, लेकिन किसी को सिर्फ एक पिग मारने के लिए इंडल्जेंस चाहिए। ये पहली बार था। वो वाइकर को घूरते हुए गहरी सांस छोड़ता है, फिर झुंझलाकर कागज पर मोहर मार देता। कागज को मसलकर गोला बनाया और उसके मुंह पर फेंकते हुए बोला,
सोना दे और निकल जाए यहाँ से। अगली बार पाप मत करना और दोबारा इस जगह मत लौटना। विकौर की आंखों में कोई हलचल नहीं थी। वो गहराई से जानता था इस चर्च के राज। कागज उठाया और बिना कुछ कहे धीरे से बोला, धन्यवाद, फिर बाहर निकल गया। उसकी नज़र इंडल्जेंस पे पड़ी। उस पर लिखा था, यह पत्र इस आस्तिक विश्वासी के सभी गुनाहों को क्षमा करता है। ये ओल्ड टेस्टामेंट चर्च द्वारा जारी और गारंटी शुदा है। नकल की सूरत में दंड मिलेगा। विकौर जरा भी हैरान नहीं हुआ। जैसा उसने सोचा था उसी तरह इस कागज और पूरे मंदिर से हल्की डिमोनिक गंध निकल रही थी। गंभीर चेहरे के साथ डेकारबिया ने भी कहा, हाँ, मैं साफ महसूस कर सकता हूँ। ये गंध छठे कॉर्प्स की है। विकौर ने सिर झुकाकर सोचा। वो मंदिर के भीतर नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं इंपीरियल कैपिटल में जरूर मौजूद। तभी उसकी नजर अचानक एक औरत पर पड़ी। सफेद कपड़ों में लिपटी हुडेड वुमन उसके सामने से गुजरी। विकौर की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत एक स्तंभ के पीछे खुद को छुपा लिया ताकि औरत उसकी निगाह महसूस न कर पाए। वो बिना रुके आगे बढ़ गई। विकौर की आंखों में उलझन थी। ये यहाँ कैसे? अभी तो इसे एकेडमी में होना चाहिए था। लेकर अभी चौंक गया। जिज्ञासा से उसने कोने से झांक कर देखा। औरत ने धीरे धीरे अपना हुड हटाया। सुनहरे बाल, आंखों में चिंता की छाया। ये और कोई नहीं, डोलोरेस। वो भीड़ में खड़ी हो गई, लंबी कतार में जगह बनाई, आंखें मूंद कर एक लंबी सांस छोड़ी, मानो खुद को हिम्मत दे। फिर जमीन की ओर देखते हुए मन ही मन बोली, क्या मुझे ऐसे छुप कर आना चाहिए था? सीधा कह देती कि बस देख रही हूँ तो शायद कम शक होता, लेकिन एक सेंट होकर इस तरह घुसना, ये और भी संदिग्ध लग सकता है। उसने अपने हाथ कसकर भींच लिए। चेहरे पर विश्वास था, कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा, मेरा डिस्गाइज परफेक्ट है। आसपास खड़ी औरतें उसकी शक्ल देख हल्की उलझन में पड़ गईं। उसके चेहरे के भाव अजीब। डोलोरेस धीरे धीरे लोगों को देखने लगी और फिर उसकी आंखें उदासी से भर गईं। डंटालियन की मौत के बाद भी ये ओल्ड टेस्टामेंट फैक्शन इतनी बेहयाई से इंडल्जेंस बेच रहा है, जबकि उनके गंदे खेल पहले ही उजागर हो चुके हैं, फिर भी लोग खरीद रहे हैं। उसे मालूम था इस वक्त क्वो वाडिस मंदिर में ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के बीच सीधा टकराव चल रहा है। सभी की नजर वहीं है और इस बीच एम्पायर में जगह जगह नकली धर्म और पाखंडी फल फूल रहे हैं। उसकी सोच क्वो वाडिस मंदिर की ओर गई। इंडल्जेंशिया परिवार तो खत्म हो गया, फिर भी ओल्ड टेस्टामेंट फैक्शन इतनी दौलत कैसे कमा रहा है? क्या ये सब सिर्फ इंडल्जेंस बेचकर है या इनके पास कोई नया जरिया है? उसने सिर झुकाया। आंखों में दुख की गहराई उतर आई। मैंने यहाँ घुसपैठ की ताकि सच्चाई पता चल सके, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। सुबह की भीड़ भाड़ और मंदिर का कोलाहल अचानक बदल गया जब जमीन हल्की सी कांपी और सबकी नजरें एक भव्य कैरेज पर जाकर टिक गई। उसके दरवाजे खुले और भारी जूतों की आहट गूंजी। बाहर निकला कोई और नहीं बल्कि कार्डिनल हम्बर्ट, रून ऑर्डर और ओल्ड टेस्टामेंट फैक्शन का सबसे ताकतवर शख्स। उसके चेहरे पर वही नरम मुस्कान थी जिसे देखकर लोग श्रद्धा से झुकने लगे। लेकिन जैसे ही डोलोरेस ने उसे देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। सांस थम सी गई। वो कांपते हुए पीछे हटी और बिना एक पल गंवाए भीड़ से निकल गई। दिल तेज धड़क रहा था क्योंकि हम्बर्ट सिर्फ कार्डिनल नहीं था, वो उसका पिता था। हम्बर्ट ने उसकी भागती हुई झलक देख ली। उसकी भौहें सिकुड़ी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस धीमी आवाज में अपने एक लेफ्टिनेंट को आदेश दिया, पहले आसपास की जगहों की जांच करो। प्रीस्ट ने सिर झुकाकर हामी भरी और हम्बर्ट भीड़ से मुड़कर मंदिर के भीतर बढ़ गया। लोग पीछे से उसे पुकार रहे थे, आशीर्वाद मांग रहे थे, मगर गार्ड्स ने सबको रोक दिया। उधर डोलोरेस मंदिर की ऊपरी मंजिल तक पहुंच। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं, चेहरा गुस्से से लाल। उसके भीतर ज्वालामुखी सा फट रहा था क्योंकि उसे याद था वो सच, वो गंदी सच्चाई, उसके पिता का नाम क्विल्टी की इंडल्जेंस लिस्ट में होना, वही लिस्ट जिसने पिता और बेटी को आमने सामने खड़ा कर दिया। न्यू टेस्टामेंट की आस्था बनाम ओल्ड टेस्टामेंट की साजिश। वो अपने गुस्से और डर में इतनी उलझी हुई थी कि सामने आते हुए एक हुडेड आदमी से टकरा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो जमीन पर गिर गई और हड़बड़ाकर बोली, माफ करना, मैं सामने देख ही नहीं रही थी। ऐसा लगा जैसे दीवार से टकरा गई। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और सामने का आदमी चुपचाप उसे घूरता रहा। तभी भारी कदमों की आहट गूंजी। 2 गार्ड्स कुल्हाड़ियां लिए वहां आ धमके। उनमें से एक चिल्लाया, रुको, संदिग्ध लोग हैं, तुरंत पकड़ो। डोलोरेस ने पलट कर देखा और उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। वो समझ भी नहीं पाई कि हो क्या रहा है, क्योंकि तभी हुडेड आदमी ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। वो हकबका गई ये, लेकिन वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही आदमी ने उसे खींचा और दोनों भाग पड़े। गार्ड्स पीछे से दहाड़े, रुको वहीं, और उनका पीछा करने लगे। मंदिर की सीढ़ियां धूप में चमक रही थीं और दोनों दौड़ते चले जा रहे। गार्ड उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले। आखिरकार एक मोड़ पर गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया। कुल्हाड़ियां तनी हुई, आंखों में गुस्सा।
हिलो मत। तभी सीढ़ियों पर कार्डिनल हम्बर्ट आ गया, उसकी नजरें सख्त और भारी। उसने आदेश दिया, हुड उतारो, पहचान बताओ। माहौल तना हुआ था। अचानक हुडेड आदमी हंसा और बोला, वाह, ओल्ड टेस्टामेंट फैक्शन का स्वागत बड़ा ही अलग है। उसने अपना हुड उतार फेंका। साथ ही उसके साथ खड़े बूढ़े ने अब सबकी आंखें फैल गईं। हम्बर्ट की, एक नौजवान लंबा गहरे भूरे बालों वाला और दूसरा एक बूढ़ा जो मुस्कुराते हुए बोला, कितने साल हो गए? कार्डिनल हम्बर्ट का चेहरा सख्त हो गया। उसके भीतर का तनाव आंखों की चमक में साफ झलक रहा था। और इस सबको छुपकर ऊपर से देख रहा था कोई और। पत्थर की खिड़की के पीछे चेहरे पर एक डॉग मास्क लगाए खामोश वाइकोर। उसके बगल में डोलोरेस, जो अब भी उसके हाथ में कसकर पकड़ी हुई थी। उसका चेहरा लाल था, शायद शर्म से, शायद उलझन से। विकोर शांत, बिना किसी भाव के खड़ा था और डोलोरेस की नजरें उस पर टिक कर रह गईं, हैरानी, उलझन और एक अजीब सी धड़कन के साथ। दोपहर की तेज धूप में मंदिर की गहमागहमी से दूर विकोर और डोलोरेस एक अंधेरी जगह पर छुपे हुए थे। डोलोरेस की नजरें उस नकाब पर टिकी हुई थी। दिल में सवालों का तूफान था। आखिर ये है कौन? विकोर ने उंगली होंठों पर रखी और बेहद शांत स्वर में कहा, आवाज मत करना। डोलोरेस ने हैरानी से उसे देखा। उसका चेहरा लाल पड़ गया। गुस्से की जगह उसके दिल में हल्की सी धड़कन उठी, क्योंकि उसने पहचान लिया था, ये वही आवाज थी, नाइट ब्लड हाउंड की। नीचे उसी वक्त माहौल और भी तनावपूर्ण हो रहा था। भारी सन्नाटे को तोड़ते हुए लंबा भूरे बालों वाला आदमी बोला, काफी वक्त हो गया। उसके पास खड़ा बूढ़ा शख्स मुस्कुराया। कार्डिनल हम्बर्ट ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो कोई और नहीं बल्कि कार्डिनल मार्टिन लूथर, रून ऑर्डर की न्यू टेस्टामेंट फैक्शन से। हम्बर्ट का चेहरा बदल गया। उसने हाथ सीने पर रखा और झुककर कहा, माफ कीजिए, मैं बस कुछ संदिग्ध चूहों का पीछा कर रहा था। मार्टिन लूथर ने हल्की हंसी छोड़ी और पूछा, चूहे? क्या आप हम लोगों की बात कर रहे हैं? हम्बर्ट का चेहरा हल्का सा तना, फिर जबरन मुस्कान आई। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने हाथ आगे बढ़ाया और पूछा, तो आपको हमारे मंदिर तक क्या ले आया? मार्टिन लूथर ने आंखें मूंदकर शांत स्वर में कहा, बस थोड़ा टहलने आया हूं। भूरे बालों वाला युवक चुपचाप उन्हें देख रहा था। हम्बर्ट की भौहें सिकुड़ गईं। वो उलझन में पड़ गया। भीड़ से भरे कोवडिस मंदिर को देखते हुए लूथर ने कहा, हमारा न्यू टेस्टामेंट मंदिर तो वीरान पड़ा है, और आपका यहाँ का मंदिर देखिए कितना भरा हुआ है। माना ये थोड़ा बेहयाई है, मगर मैंने सोचा आपकी तरकीबों से कुछ सीख लूं। आखिर पोप हमेशा सद्भावना की कदर करते आए हैं। हम्बर्ट मुस्कुराया, इसमें कोई खास बात नहीं, बस जगह अच्छी है और जनसंख्या बड़ी। दोनों कुछ देर तक बस शांति से एक दूसरे को मुस्कुराते देखते रहे। भूरे बालों वाला युवक झुककर लूथर को सम्मान दिखाता है। हम्बर्ट ने कहा, अब मुझे एक मीटिंग में जाना है। मार्टिन लूथर ने भी सिर झुकाकर जवाब दिया, मैंने आपके जैसा सम्मानित व्यक्ति का वक्त बर्बाद कर दिया, अफसोस है। हम्बर्ट ने मुट्ठी कस ली। मार्टिन लूथर की नजर उस पर अटकी और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने जमीन की ओर देखते हुए कहा, यह भूमि दानवों से भरी है। वो हमें निगल जाना चाहते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। सच पर अडिग रहना चाहिए। चाहे रिश्तेदार खो दें, धन खो दें, सम्मान खो दें, या अपनी जान ही क्यों ना गंवा दें, सच अमर है और वही साम्राज्य को अमर बनाएगा। हम्बर्ट ने पहले अनदेखा करने की कोशिश की, मगर इन शब्दों ने उसके भीतर आग लगा दी। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें चमकी, दांत खड़े हो गए। इसी बीच ऊपर वाइकर और डोलोरेस मंदिर से निकलकर शहर की छतों पर पहुंच चुके थे। हवा ठंडी होने लगी थी, सूरज ढल रहा था। विकोर ने उसकी ओर पीट के कहा, अब हमें कोई नहीं पीछा करेगा, हमने मंदिर का इलाका छोड़ दिया है। डोलोरेस की नजरें ढलते सूरज पर टिक गईं। उसके होंठों पर धीमी मुस्कान आई। वो शर्मा गई और ईमानदारी से बोली, धन्यवाद। उसने अपनी हुड हटाई और जिज्ञासा भरी आवाज में पूछा, लेकिन तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? विकोर ने अब भी पीठ फेर रखी थी। उसकी आवाज शांत रही, मैंने तुम्हें एक नजर में पहचान लिया। डोलोरेस का दिल धड़क उठा। उसने हाथ सीने पर रख ली। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, हैरानी और शायद कुछ और महसूस करते हुए। विकोर ने धीरे धीरे उसकी ओर मुड़कर कहा, तुम्हारा भेष इतना साधारण था कि अजीब है, बाकी लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। डोलोरेस ने धीरे से अपनी आंखें बंद की। होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने मुट्ठी होंठों तक लाई और हंसने लगी। विकोर ने हैरानी से उसे देखा। ये क्यों मुस्कुरा रही है? उसके मन में सवाल उठा। डोलोरेस की आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। वो ध्यान से वाइकर को देखती रही, फिर धीमे स्वर में बोली, अगर मैंने तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ करना, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम मजाक भी कर लेते हो, अब लगता है माहौल बदल गया है। उसकी नजरें जमीन पर टिक गईं, आंखों में चमक थी,
मगर मन कहीं खो गया था। यादों की परतें खुलने लगी। वो लम्हा जब नाइट ब्लड हाउंड ने अचानक उसका हाथ थाम लिया था, उसे वाइकर की याद दिला गया। फिर एकेडमी की सीढ़ियों पर उनकी मुलाकात और क्विल्टी से बचने के लिए छुप जाना, सब कुछ एक जैसा लगा। क्या यही वजह थी कि उसका दिल बार बार कहता था, ये वही है डोलोरेस? विकोर की आवाज़ ने उसे झकझोर दिया। उसकी आंखें फैल गईं, हैरानी और जिज्ञासा से भरी हुई। विकोर उसके करीब आया, गंभीर स्वर में पूछा, तुम न्यू टेस्टामेंट की सेंट होकर ओल्ड टेस्टामेंट के मंदिर में क्यों आई? वो भी अपनी पहचान छुपाकर डोलोरेस कुछ पल खामोश रही, फिर सिर झुका लिया। आंखों में गहरी उदासी उतर आई। ईमानदारी से बोली, कोवाडिस में ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट फैक्शंस की लड़ाई ने चारों ओर हेरेसी और नकली कल्ट्स को जन्म दे दिया है। विकोर चुपचाप सुनता रहा। डोलोरेस ने कांपते हाथ से अपनी बात थाम ली। उसकी आवाज़ भारी हो गई। इस अपराध फ्री में मैं गुप्त रूप से ओल्ड टेस्टामेंट फैक्शन की दौलत का पता लगाने आई हूँ। उन्होंने इतनी संपत्ति कैसे जुटाई? उसकी सांसें भारी हो गईं। फिर बोली, पोप अब भूलने की बीमारी से जूझ रहे हैं। शायद उन्हें यह सब पता भी नहीं। मैं बस नाम की सेंट हूँ, मेरे पास असली ताकत कुछ नहीं। सूरज ढल रहा था, सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने धीमी आवाज में स्वीकार किया, इसीलिए मुझे अकेले ही कदम उठाना पड़ा। विकोर ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा। आंखों में सख्ती थी लेकिन दिल में समझदारी। उसे मालूम था ये बोझ बहुत बड़ा था एक मासूम लड़की के लिए। हकीकत ये थी कि भविष्य में डोलोरेस एक नायिका बनेगी, इज्जत और ताकत से भरपूर। मगर अभी वो बस एक अकेली लड़की थी जिसका अपनाया हुआ परिवार भी डीमन से जुड़ा था और जिस पर भरोसा करने वाला कोई नहीं था। विकोर की आंखें चमक उठी, जैसे सारी गुत्थियां खुल गई हों। उसने धीरे से हाथ बगल की ओर बढ़ाया और सच्चाई बयां की। ओल्ड टेस्टामेंट फैक्शन ने बढ़त लेने के लिए धार्मिक आज़ादी ही बेच डाली है। ये कल्ट और हेरेसी असल में इंडल्जेंसेस के नाम पर खरीदे गए हैं, बहुत ऊंची कीमत पर। डोलोरेस ने गहरी नजरों से उसे देखा, एक शब्द नहीं बोली। विकोर समझ गया, कार्डिनल मार्टिन लूथर को भी इसका अंदाजा था। शायद इसी वजह से वो यहाँ आया था। डोलोरेस की आंखें चौड़ी हो गईं, हैरानी और उलझन से भरी। लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली, ठोड़ी पर हाथ रखा और सोच में डूब गई। तो मार्टिन लूथर ने यह सब पहले ही भांप लिया था और नाइट ब्लड हाउंड ने भी। विकोर उसे देखता रहा, समझ नहीं पाया कि वो अंदर से क्या सोच रही थी। तभी डोलोरेस की आंखें अचानक फैल गईं। उसने सीधा पूछा, अगर तुमने इतनी गहराई से जांच की है तो क्या इसका मतलब है इसमें डीमंस का हाथ है? विकोर ने शांत भाव से सिर हिलाया। डोलोरेस पीछे हटने लगी, उसकी सोच दौड़ने लगी। ये सारे कल्ट और हेरेसी हाल ही में पैदा हुए हैं। अगर डीमन शामिल हैं तो वो जरूर परछाइयों से इन्हें चला रहे हैं, बिना अपना चेहरा दिखाए। सूरज की आखिरी किरणें उस जगह को रोशन कर रही थी। वाइकर उसके पास आया और ठंडी नजर से बोला, तुम सही हो, असली दुश्मन हमेशा पर्दे के पीछे होता है। वो चुप हो गया, बस इंतजार करता रहा। डोलोरेस अब क्या करेगी? डोलोरेस के दिल में एक अजीब सा सुकून और गुस्सा दोनों ही उमड़ रहे थे। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि वो जो सोच रही थी वही सच है। नाइट ब्लड हाउंड अब भी लड़ रहा है, अकेला, चुपचाप, अपने दर्द में डूबा हुआ। वो एक पल भी और बर्बाद नहीं करती। अचानक दौड़कर वाइकोर के सामने पहुंचती है, आंखें बंद कर लेती है और लाल पड़े चेहरे के साथ उसके हाथ पकड़कर कहती है, प्लीज मुझे भी मदद करने दो। विकोर ठिठक जाता है। वो हैरान था, समझ ही नहीं पा रहा था कि जवाब क्या दे। डोलोरेस का चेहरा शर्म से झुका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। शायद बहुत बड़ा काम ना कर पाऊं, पर मैं वाकई मदद करना चाहती हूँ। विकोर ने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में पूछा, तो क्या तुम वही बफ इस्तेमाल कर सकती हो जो पिछली बार डांटालियन के खिलाफ किया था? डोलोरेस की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से उसे यकीन नहीं था कि इतनी ताकत दोबारा जगा पाएगी या नहीं। विकोर ने धीरे से उसके हाथ छुड़वाए, फिर पीठ फेरकर ठंडे लहजे में बोला, शुरुआत हमें वहीं से करनी होगी, इन हेरेसीज और सेक्ट से जो ओल्ड टेस्टामेंट फैक्शन से जुड़े हुए हैं। उसका चेहरा सख्त हो गया। मेरे पास तरीका है जिससे इन्हें एक ही झटके में मिटाया जा सकता है। डोलोरेस का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हाथ अपने सीने पर रखे, आंखें बड़ी हो गईं। क्या, आखिर तुम सोच क्या रहे हो? विकोर ने धीरे धीरे उसकी तरफ उंगली उठाई। डूबते सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और उसने सीधा सच कह दिया, मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। डोलोरेस के कानों में ये शब्द गूंजे। पहले तो लगा शायद उसने गलत सुना है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गहरा लाल हो गया, जैसे सारा खून वहीं जमा हो गया हो। उसके होंठ कांपे, आंखें हिल गईं और वो हड़बड़ाकर चीख उठी, क्या? विकोर बिना कुछ कहे बस चुपचाप उसकी ओर इशारा करता रहा।
दूसरी तरफ कहीं और रात का सन्नाटा पहाड़ों के बीच फैला था। वहां खड़ा था कोवादिस न्यू टेस्टामेंट का मंदिर, कट्टर जोडियसी। अचानक एक गाड़ी आकर रुकी और उसके आसपास कई आदमी जमा हो गए। गंजे आदमी ने अपने हाथ फैलाए और मुस्कुराते हुए कहा, काफी वक्त हो गया, लगता है पोप तो आजकल जवान नजर आ रहे हैं। लंबे बालों वाला आदमी हल्की मुस्कान दबाए खड़ा था। वहीं हाथ में स्टाफ लिए खड़े शख्स ने गंजे आदमी को गौर से देखते हुए कहा, तुम तो और भी तगड़े लग रहे हो, मानो और भी डिवाइन शक्ति समा गई हो। गंजे आदमी ने ठाका लगाया और जवाब दिया, और तुम लगता है कमजोर हो गए हो, कहीं ये हाल तुम्हारी नई कॉन्क्यूबाइन का तोहफा तो नहीं। लंबे बालों वाला वही मैनसन कल्ट का लीडर चार्ल्स था। उसने जीभ निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, वो औरत जवान है, उसका पति भी है, लेकिन मैंने जब उसे आत्मा की मुक्ति और डॉक्ट्रिन की बातें फुसफुसाकर समझाई तो वो खुद मेरे पास आ गई। वो गंजा आदमी दरअसल ओम कल्ट का लीडर ओम था। उन्होंने और जोर से हंसते हुए कहा, और मुझे तो बस एक शब्द कहना पड़ता है, लोग खुद ही सोना और अनाज मेरे पैरों में डाल जाते हैं, शरीर हिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाथ में स्टाफ और सिर पर टोपी पहने शख्स था न्यू वर्ल्ड कल्ट का लीडर एल मैनी। उसकी आंखों में घमंड चमक रहा था। मेरे लिए तो ईश्वर का एक वचन ही सबको झुकाने के लिए काफी। उसने अपनी टोपी से एक चिट्ठी निकाली और पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान फैल गई। कोवाडिस न्यू टेस्टामेंट से कम्युनियन सेरेमनी का बुलावा आया है। क्या इसका मतलब है कि वो आखिरकार हमें एक ब्रांच की तरह मान्यता देने वाले हैं? कल्ट लीडर ओम की आंखें लालच से चमक उठी। उसके जहन में सेंट डोलोरेस की तस्वीर कौंध गई। कम्युनियन, रोटी और सफेद शराब का अनुष्ठान, लेकिन असली मायनों में तो यह एक वर्जिन के खून और मांस को साझा करने का प्रतीक है। ये तो सीधा सीधा अलायंस का निमंत्रण है। वे चलते रहे। चार्ल्स ने शांत भाव से कहा, लगता है न्यू टेस्टामेंट वालों को आखिर होश आ गया। अब जाकर उन्होंने हमारी ओर हाथ बढ़ाया है। एलमैनी ने भी मुस्कुराकर हामी भरी। वे लोग हमेशा खुद को बहुत महान समझते थे, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया है, ओल्ड टेस्टामेंट वालों से लड़ने के लिए उनके पास धन के बिना कोई राह। तभी पीछे जमीन हिला देने वाला धमाका हो। सभी चौंक कर पीछे देखा। उनकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। जमीन पर एक लाश पड़ी। धुएं के गुब्बार के बीच से कोई चलकर बाहर आई। कदम दर कदम उसके शरीर से उठती ऊर्जा ने हवा को झकझोर दिया। वो थी उरोबोरोस। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी और चेहरे पर उत्साह से भरी मुस्कान। आखिरकार मिल गए तुम लोग, कितनी गंदगी जमा है इस जगह। पल भर में तलवार और ढाल लिए हुए गार्ड्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसी वक्त छत पर छिपकर वाइकोर और डोलोरेस सब कुछ देख रहे। डोलोरेस हैरान रह गई। वो सचमुच आ गई, ठीक वैसे ही जैसे विकोर ने कहा था। विकोर झुककर उरोबोरोस को गहरी निगाहों से देख रहा था। उसकी आंखों में सन्नाटा था। उरोबोरोस ने मुस्कुराते हुए अपना विप निकाला। एलमैनी और चार्ल्स आगे बढ़े और गुस्से में बोले, तुम यहाँ कैसे पहुंची? वो शांत मुस्कान के साथ बोली, सुना था नाइट ब्लड हाउंड की आहट है, सोचा देखने चली आऊं, लेकिन यहाँ तो बस बदबूदार कचरे का ढेर मिला। ये सुनते ही सबकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। दांत भींचते हुए उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, मार डालो इसे। सैनिकों ने तलवारें निकाली और गुस्से से दहाड़ते हुए उसकी ओर लपके, लेकिन ओरोबोरस की आंखों में उत्साह की ज्वाला थी। तो अब असली खेल शुरू करते हैं। और फिर उसका विप बिजली की तरह चमका। पलक झपकते ही सैनिकों के शरीर टुकड़ों में बिखर गए। खून की बूंदें उड़कर एलमैनी और बाकी नेताओं के चेहरे पर आ लगी। उनकी आंखें डर और हैरत से फैल गईं। ये कैसे मुमकिन है? उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उरोबोरस ने अपनी उंगली से गाल पर लगी खून की बूंद पोंछी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, तो तुम ही हो इनके लीडर्स। ओम का पूरा शरीर कांप रहा था। पसीने की धार बह रही थी। उसके होंठ खुल तो रहे थे पर आवाज निकल नहीं रही। तभी चार्ल्स ने हाथ आगे बढ़ाया और ठंडी हंसी के साथ कहा, रुको, इतनी हिमाकत हमारे सामने? मैं हूं मैनसन कल्ट का गॉड। उसकी आंखें वासना से चमक रही थी। और अब सोच रहा हूं तू मेरी किस्म की ही लगती है। मेरी 21वीं पत्नी बन जा, तेरे ऊपर कोई डिवाइन सजा नहीं गिरेगी। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उरोबोरस बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ी। उसका विप गूंजा और चार्ल्स का सिर हवा में उछलता हुआ दूर जा गिरा। ओम के पैर वहीं जड़ हो गए। उसकी सांसें अटक गईं। ये मैंने सही देखा? एक बार और चार्ल्स खत्म। उरोबोरस ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें ठंडी और चीरती हुई। ऐसा कचरा जो मेरी एक हमला भी नहीं रोक सका, खुद को भगवान कहता। एलबानी का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। वो जमीन की ओर देखता रहा और गरज कर बोला, तो जैसी घटिया औरत से मैं क्यों डरूं? मैं हूं असली ईश्वर।
जिसने इस दुनिया में अवतार लिया है, पर भीतर से उसका डर साफ झलक रहा था। उसके हाथ कांप रहे। ओरोबोरोस ने बोतल उठाई और सीधा उसके चेहरे पर दे मारी। तरल उसकी त्वचा पर पड़ा और धुएं के साथ जहरीला जलन फैल गया। एल मैनी दर्द से तड़प उठा। ओरोबोरोस ने मुस्कुराते हुए बोतल उठाई और लेबल दिखाया। उस पर जहर का निशान बना था। अगर तू भगवान है तो पवित्र जल तुझे क्यों जला रहा? एलमानी जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा ऐंठता हुआ दर्द से चीखता रहा। अब ओरोबोरोस ने अपनी नजरें ओम पर टिका तो बचा है सिर्फ एक कचरा। ओम की रूह कांप गई। उसके पैर पीछे खिसकने लगे। नहीं, प्लीज मुझे मत मारो। मैं न भगवान हूं न पुजारी। मैं तो बस एक पाखंडी हूं, एक हेरेटिक। ओरोबोरोस के चेहरे पर उत्साहित मुस्कान खिल गई। उसने पैर आगे बढ़ाया और उसे ओम के चेहरे के पास टिकाकर बोली, मुझे पता है। ओम के चेहरे से खून उतर गया। उसने दांत भींच लिए। ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। ओरोबोरोस से उठती दहकती ऊर्जा ने हवा को दबा दिया। उसकी आवाज गूंजी, फर्क ही क्या पड़ता है, कचरा कचरा ही होता है। ओम पागलों की तरह चिल्लाने लगा, पर ओरोबोरोस ऊब चुकी थी। उसने एक बार में उसकी चीखों को चुप करा दी। अब जमीन लाशों और खून से भर चुकी थी, लेकिन ओरोबोरोस ऐसे चल रही थी मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसकी नजरें उन शवों पर गड़ी। उसने मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, क्या इन्होंने मुझे इस्तेमाल करने का सोचा था? दिलचस्प। उसकी आंखें चमक उठी, जुबान बाहर निकली, चेहरे पर अजीब सी उत्तेजना। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब मैं उससे मिलूंगी। सिर्फ वो ही है जो मुझे इस हद तक उत्तेजित कर सकता है। नाइट ब्लड हाउंड। लेकिन तभी जंगल से रोशनी की चमक उभरी। आवाजें गूंज उठी। वो चीखें यहीं से आई थीं। इस बार ओरोबोरोस बच नहीं पाएगी। ओरोबोरोस ने दांत भींचे। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा गया। एक छलांग में वो वहां से गायब हो गई, मानो हवा में घुल गई। जमीन पर पड़ा था ओम। उसकी सांसें टूट रही थीं। पूरा शरीर विप के घावों से छलनी था। तभी वाइकर खड़ा हुआ, उसकी आंखें ठंडी और गंभीर। उसने डोलोरेस की ओर देखा और कहा, इससे मैं पूछताछ करूंगा। तुम दस्तावेज ढूंढो, असली राज वहीं मिलेगा। डोलोरेस चुपचाप विकोर को देख रही थी। उसकी आंखें उस पर टिकी थीं, जैसे कुछ समझना चाह रही हो। विकोर ने अपने कपड़ों के भीतर हाथ डाला और फिर धीरे धीरे ओम के सामने झुक गया। उसके हाथ में चमकता हुआ डेकराबिया पेंडेंट था। उसकी ठंडी चुभती निगाहें ओम पर जमी। सब सच बता, इन हरामजादों की फंडिंग कहाँ से आ रही है? ओम ने मुश्किल से आंखें खोली और तभी उसकी नजर डेकराबिया की चमकती आंख पर पड़ी। उस पल उसका शरीर कांप उठा। पेंडेंट की शक्ति ने उसके इरादों को जकड़ लिया। उसकी रूह कांप गई। अब चुप्पी रखना बेकार था। हकलाते हुए उसने सब उगल दिया। लेजर, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, गुप्त रजिस्टर, वो सब गाड़ी के नीचे छुपा। इतना कहकर उसका सिर लटक गया। लेकिन तभी मंदिर की ओर से चीख उठी, वो रहे, पकड़ लो सबको। विकोर ने तुरंत सिर घुमाया। डोलोरेस भी चौकन्नी हो गई। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा। इतनी जल्दी ये पहुंच भी गए? विकर ने बुदबुदाया। भारी कदमों की गूंज और भाले की नोकें जमीन पर पटकने की आवाज ने रात को हिला दिया। गार्ड्स का पूरा दल पहुंच चुका था, पर जब वे वहां पहुंचे तो बस खून से लथपथ लाशें मिली। नाइट ब्लड हाउंड और ओरोबोरोस दोनों गायब। काफी दूर अंधेरे में डोलोरेस ने माथे का पसीना पोंछा। वो हाँफ रही थी, सांसें तेज थीं। लेकिन अब मंदिर से दूर आकर उसने राहत की सांस। लगभग पकड़े ही गए थे, उसने सोचा। विकोर ने चुप्पी तोड़ी। लेजर मिला? डोलोरेस ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए किताब निकाली और सिर हिलाया। विकोर ने उसे लिया और उसकी आंखों में गहरी चमक उतर आई। उसने पन्ने पलटना शुरू की। डोलोरेस का चेहरा गंभीर हो गया। वे लोग जो अभी मरे, चार्ल्स और बाकी, वो बिल्कुल माफी के लायक नहीं थे। इतने नीच लोगों के दिलों से खेलते थे, सिर्फ अपने फायदे के लिए। उसे जमीन पर बिखरे लाशों और खून की छवियां याद आ गईं और अब समझ आई, यही था नाइट ब्लड हाउंड का तरीका। तेज, कठोर और निर्णायक। डोलोरेस ने गहरी सांस ली और फिर जिज्ञासा से पूछा, पर तुम्हें कैसे पता था कि ओरोबोरोस यहीं आने वाली है? विकोर की मुट्ठी कस गई। उसकी आंखों में सख्ती उतर आई। बुर्जुआ फैमिली। डोलोरेस का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें फैल गईं। बुर्जुआ फैमिली? ये क्या कह रहे हो? विकोर ने किताब उसकी ओर बढ़ाई। खुद देख लो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड साफ है। इन संप्रदायों को फंडिंग मिल रही थी सीधे बुर्जुआ फैमिली से। इस पैसे से इन्होंने इंटेलिजेंसेस खरीदी और ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के बीच का टकराव और गहरा कर। डोलोरेस ने कांपते हाथों से पन्ने पलटे। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? विकोर ने नजर झुका ली। चांदनी उसकी आंखों में पड़ रही थी। उसने मन ही मन एक सुनहरा पेड़ कल्पना में देखा और बोला, डीमंस के लिए सबसे खतरनाक चीज है डिवाइन पावर। शायद
बहुत पहले से इनकी योजना रही है। बुनियाद को ही खोखला करना होगा ताकि जब एज ऑफ डिस्ट्रक्शन आए कोई रुकावट न बचे। उसकी आवाज में अटल यकीन था। डोलोरेस ने गहरी सांस ली और गंभीर नजरों से पूछा, तो अब तुम बुर्जुआ फैमिली के की फिगर्स को मारने वाले हो? विकोर ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पल भर का उलझन चमक। डोलोरेस ने हाथ ठुड्डी के नीचे रखा और सोच में डूब गई। पर वो सब तो कहलों जैसे महलों में रहते हैं। सुरक्षा इतनी कड़ी, वहां पहुंचना और हत्या करना, क्या ये संभव है? विकोर की नजर ठंडी और दृढ़ हो गई। नहीं, इस बार हम उनका इंतजार करेंगे। हमें ऐसा करना होगा कि वो खुद हमारे पास आए। डोलोरेस ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या? विकोर ने अपनी उंगलियों में एक सोने का सिक्का घुमाया। पैसा हमेशा पैसे को खींचता है। हमें इतना इकट्ठा करना होगा कि बुर्जुआ खुद हमसे संपर्क करने को मजबूर हो जाए। उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास था। और किस्मत अच्छी है, मुझे एक बहुत अमीर शख्स मालूम है। कई दिन बाद विकोर का चेहरा झुंझलाहट से भरा। एक औरत उसके गाल खींच रही थी और हंसते हुए बोली, अरे मेरे छोटे भाई, मैंने तुम्हें कितना याद किया। विकोर की आंखें जल उठी। धत्त तेरी, उसने मन ही मन कोसा। ये मुसीबत फिर आ गई। लंबे काले बालों वाली औरत ने वाइकर के गाल दोनों ओर से खींच रखे थे। आंखें चमक रही थीं, मुस्कान इतनी चौड़ी मानो दुनिया जीत ली हो। छोटे भाई, मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। विकोर का चेहरा दर्द से ऐंठ रहा था। चिढ़ भी थी और बेबसी भी। दूर खड़े उसके दोस्त संचो, ट्यूडर और पिगी सब अवाक होकर ये तमाशा देख रहे थे। ट्यूडर की आंखें फटी रह गईं। ये क्या, विकर की फैमिली भी है? पिगी ने धीरे से उसकी ओर झुककर कहा, यह बात कहना बहुत बदतमीजी है। सांचो ने सिर हिलाया, जैसे खुद भी समझ नहीं पा रहा हो। पर हैरानी तो यही है, विकोर ने कभी अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो ये सब अजीब तो है। ट्यूडर अब और भी बेतुका लग रहा था। हाँ, और सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता मैं इतना शॉक्ड क्यों हूं। इधर औरत का नाटक और बढ़ गया। उसने वाइकर के चेहरे के बिल्कुल पास झुककर फुसफुसाया, इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, एक किस शेयर कर लें क्या? विकोर के दोस्त जल्दी जल्दी पीछे हट गए। ये फैमिली ड्रामा हमें नहीं देखना, कहकर तीनों खिसक लिए। कमरा खाली होते ही हवा ही बदल गई। अब सिर्फ विकोर और वो औरत टेबल पर आमने सामने बैठे थे। नकली हंसी, नकली प्यार, सब गायब। विकोर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, लगता है सब चले गए। औरत ने थका हुआ चेहरा बनाया, सिर हथेली पर टिकाया और बोली, मुझे खुद आना पड़ा, मैसेज बहुत जरूरी। अचानक उसने मुंह बनाया, माथे पर हाथ रखा। विकोर की मार की याद ताजा थी। दुनिया में कौन सा भाई अपनी बहन को मिलने पर ऐसे मारता है? लेकिन फिर चेहरे पर शिकन की जगह चालाक मुस्कान आई। ओवर एक्टिंग जरूरी थी, वरना शक हो जाता। वो कुर्सी पर टांग चढ़ाकर बैठी, आंखों में घमंड चमक रहा था। वैसे शुक्र मनाओ कि मैं खुद मिलने आई हूं। विकोर ने उसकी बात बीच में ही काट दी। बस काफी हुआ, अब असली बात करो। सी नेटिव्स के साथ ट्रेड कैसा चल रहा है? सामने बैठी औरत कोई और नहीं बल्कि सिंडी वेंडी थी। उसकी आंखें पल भर में बदल गईं। अब उनमें एक प्रोफेशनल चमक थी। उसने धीरे से कहा, स्मूथली, 3 बड़े ट्रेड्स पूरे कर चुके हैं। विकोर का जवाब छोटा था, अच्छा है, लेकिन उसकी आंखें अब और गहरी हो गईं। लाल रोशनी सी चमक उठी। और बलक ट्राइब का क्या? सिंडी वेंडी चुप हुई, फिर धीरे से सिर हिलाया। नहीं, अब तक कुछ नहीं। पहले हर ट्रेड पर आते, लेकिन अब जैसे गायब हो गए हों। विकर ने बिना बोले सुना। उसके मन में बलक के सफेद बालों वाले शक्तिशाली मैट्रियार्क की छवि तैर गई। इतने दमदार मैट्रियार्क के साथ शायद ज्यादा चिंता की बात नहीं, उसने सोचा। सिंडी वेंडी ने विषय बदला। उसने भारी थैला मेज पर रखा। जैसा तुमने कहा था, वॉर फंड्स। विकर ने खोला। सोने के सिक्कों से थैला भर चुका था। रोशनी में सिक्के चमक उठे, लेकिन वेंडी का चेहरा गंभीर हो गया। और एक आखिरी बात, उसने हाथ जोड़कर लाल आंखों में गहरी चमक लाई। हमारा असली टारगेट है बुर्जुआ फैमिली का मुखिया बर्थोलोम्यू दे बुर्जुआ, और वो इंसान नहीं, एक डीमन है। विकोर ने दोनों हाथ जोड़े। चेहरा स्थिर था, लेकिन भीतर आग उठ चुकी थी। मैंने शक किया था कोवडिस को भ्रष्ट करने वाला या तो मुखिया होगा या उसका करीबी, लेकिन अब यह पुष्टि हो चुकी है। भारी बोझ उसकी आत्मा पर उतर आया। सिंडी वेंडी आगे झुकी। तुम जानते हो, बुर्जुआ फैमिली एम्पायर की सबसे अमीर फैमिली है। सिर्फ ये सोना काफी नहीं होगा, उनसे मिलने के लिए इससे कहीं ज्यादा चाहिए। चाहो तो मैं और ला सकती हूँ। विकोर ने शांत भाव से जवाब दिया, नहीं, ये काफी है। उसकी आंखें संकरी हो गईं। सीड मनी? सिंडी वेंडी ने हैरानी से पूछा। सीड मनी?
ये क्या मतलब? विकर की आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। बुर्जुआ फैमिली तक पहुंचना सिर्फ पैसे से नहीं होगा, पैसे को बोना पड़ता है ताकि वो खुद हमारे पास आए। विकर के होठों पर हल्की सी चालाक मुस्कान उभरी। उन्हें सिर्फ पैसा नहीं चाहिए सिंडी, उन्हें चाहिए तरीका। पैसा कैसे बनाया गया ये दिलचस्प हो तभी वो गौर करेंगे। उसने टेबल पर पड़ा एक फ्लायर उठाया, आंखों में चमक थी। मेरा टारगेट है मॉक इन्वेस्टमेंट टूर्नामेंट, और ये इवेंट होस्ट कौन कर रहा है? खुद बुर्जुआ फैमिली। उसकी आवाज में ठंडा आत्मविश्वास टपक रहा था। मैं इसमें उतरूंगा और जीत कर उन्हें मजबूर कर दूंगा कि वो मुझे नोटिस करें। सिंडी वेंडी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों के आसपास नीली बिजली चमकने लगी। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? वो चीख पड़ी। ये तो खुल्लम खुल्ला फ्रॉड है विकौर, ये आत्महत्या है। कमरे की हवा भारी हो गई, पर विकौर ने कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ रात का समय था। एक भव्य इमारत, ऊंची छत, अंदर एक आदमी वेंसी मॉर्ग नीले लहराते बालों के साथ कमरे में दाखिल हुआ। मुझे बुलाया गया था? उसने विनम्रता से पूछा। सामने बैठे शख्स की आभा ही अलग थी। लंबे सुनहरे बाल, चौड़ी छाती और हाथ में चमकती हुई तलवार। ये थे विंस्टन स्मिथ, कोलोसियो एकेडमी के प्रिंसिपल। वेंसी की आंखें तलवार पर टिक गईं। यह द सोर्ड ऑफ विंटर, उसने मन ही मन पहचाना। मतलब प्रिंसिपल अभी अभी लड़कर लौटे थे। कहा जाता था विंस्टन स्मिथ की शक्ति एम्पायर की सबसे ताकतवर वॉरियर फैमिलीज के प्रमुखों के बराबर। प्रिंसिपल ने हल्की मुस्कान दी। बैठो वेंसी, तुम्हारी छुट्टियां तो उम्मीद से पहले खत्म हो गई। दोनों बैठे और स्मिथ ने सीधे मुद्दे पर वार किया। मेरी गैर मौजूदगी में प्रोफेसर सैडी ने कितनी गड़बड़ की? वेंसी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। गिनना मुश्किल है, क्लास में शराब पीना, काम में लापरवाही, और तो और स्टूडेंट्स पर हमला कर। वो प्रोफेसर नहीं है प्रिंसिपल, वो तो अपराधी है जिसे नॉवल वेग प्रिजन में होना चाहिए। प्रिंसिपल ने हाथ उठाकर उसे शांत किया। इतना सख्त मत बनो वेंसी, हर इंसान में अच्छाई होती है, सैडी में भी होगी। उनकी मुस्कान पर थोड़ी मजबूरी झलक रही थी। वो मार्कवार्ड परिवार की आखिरी वंशज है, एक बदनाम फैमिली, और उसका पूर्वज तो आज भी न्यू वेलवेटिक में कैद। वेंसी ने दांत भींच लिए। प्रिंसिपल, एग्जाम्स और पेरेंट टीचर मीट सामने हैं। अगर मिड टर्म्स जैसी गड़बड़ फिर हुई, हालात संभाले नहीं जाएंगे। स्मिथ ने शांत स्वर में कहा। तो उसे प्रैक्टिकल ड्यूटीज से अलग कर दो, पब्लिक आई से दूर रखो। वेंसी के भीतर आग जल उठी। तो ये थे उनके उपाय? कोई सजा नहीं, कोई कार्यवाही नहीं, बस बचाओ। वो अकड़ कर खड़ा हुआ। जैसा आप चाहें। उसकी आवाज ठंडी, फिर बिना और कुछ कहे मुड़ा और कमरे से निकल गया। चांदनी में विंस्टन स्मिथ अकेले बैठे रह गए। उनके चेहरे पर गहरी सोच की परछाइयां थी। सीन शिफ्ट होती है और अब ऑरेकल मॉक इन्वेस्टमेंट क्लब की मीटिंग चल रही है। कमरा कागजों और नक्शों से भरा हुआ। पिगी भागते हुए अंदर आया, हाथ में मोटा सा बंडल। डोलोरेस, मैंने सब निकाल लिया। बुर्जुआ फैमिली के यंग मास्टर्स की पर्सनल डिटेल्स, रीसेंट एक्टिविटीज, सब। सिंक्लेयर पहले से ही ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ी थी। उसने कॉन्फिडेंट अंदाज में घोषणा की। टूर्नामेंट का स्केड्यूल, सिस्टम और स्ट्रक्चर, मेरा एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट। टेबल के सिरहाने बैठी वाइस प्रेसिडेंट डोलोरेस। उसने दोनों की तरफ गर्व से देखा, आंखों में चमक। बहुत बढ़िया, ये मेहनत काम आएगी। पर उसकी नजर में एक अलग चमक थी, दृढ़ संकल्प। कुछ देर पहले एक अंधेरे कमरे में टेबल पर रखा था एक सोने से भरा हुआ थैला। उसके सामने बैठा था नाइट हाउंड विकर, डिस्गाइज में। डोलोरेस की आंखें सिक्कों से भरे थैले पर टिकी थीं। उसकी आवाज कांप उठी। इतना पैसा आखिर आया कहां से? विकर ने हल्की मुस्कान के साथ उसे याद दिलाया। मैंने कहा था ना, मेरा एक बहुत अमीर दोस्त है। ये पैसा सिर्फ शुरुआत है, सीड मनी। इससे हम और ज्यादा कमाएंगे, इतना कि खुद बुर्जुआ फैमिली का नेतृत्व हमारी तरफ ध्यान देगा। उसकी आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं। लेकिन ये काम मैं अपने नाम से नहीं कर सकता, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। डोलोरेस, तुम इस फॉर्चून को बढ़ाओगी। तरीके मैं बाद में बताऊंगा। उसने एक और बात जोड़ी। और हाँ, 2 भरोसेमंद लोग ढूंढ लो, क्लरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, बाकी सेक्रेटेरियल काम, सब स्मूथ चलना चाहिए। अब वर्तमान में डोलोरेस की नज़र पिगी और सिंक्लेयर पर पड़ी। वही 2 लोग जिन्हें उसने चुना था। उसकी यादों में गूंज उठा जब उन्होंने सैकड़ों एप्लीकेंट्स को हराया था। सिंक्लेयर ने हंसते हुए पिगी को बताया, 108 कंपेटिटर्स थे एग्जैक्टली। डोलोरेस के दिल पर अचानक गिल्ट की लहर दौड़ गई। ये दोनों मासूम स्टूडेंट्स, इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि असली दुश्मन कौन है। एक डीमन उसकी मुट्ठियां कस गई। नहीं, चाहे कुछ भी हो, इन्हें मैं सुरक्षित रखूंगी। पिगी ने तभी व्यावहारिक सवाल दाग दिया, पर वाइस प्रेसिडेंट, ये तो मॉक इन्वेस्टमेंट है, सिमुलेशन, फिर असली सीड मनी की जरूरत क्यों? डोलोरेस आगे झुकी, होठों पर शरारती लेकिन कॉन्फिडेंट मुस्कान उभर आई। क्योंकि हम
असली इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं। पिगी और सिंक्लेयर दोनों की आंखें फैल गईं। क्या? दोनों एक साथ चिल्ला उठे। डॉलोरेस ने दृढ़ता से घोषणा की, हमारा मकसद सिर्फ टूर्नामेंट जीतना नहीं है, हम असली प्रॉफिट्स भी कमाएंगे, और अगर कुछ गलत हुआ पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। उसके शब्दों में जोश था, लेकिन भीतर से वो जानती थी असली रिस्क उठा कौन रहा है। नाइट हाउंड। पिगी और सिंक्लेयर एक दूसरे से सटकर फुसफुसाने लगे। पिगी की आवाज में घबराहट थी, कहीं वाइस प्रेसिडेंट हमें स्कैम तो नहीं कर रही? सिंक्लेयर ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, डोलोरेस ऐसी नहीं है, मैं उस पर भरोसा करती हूँ। कुछ पल बाद दोनों फिर उसकी तरफ लौटे। इस बार उनकी आंखों में चमक। वाइस प्रेसिडेंट, अगर आप इतनी डिटरमिन्ड हैं तो हम पूरी तरह आपके साथ हैं, और सच कहें तो असली पैसों का थ्रिल और एक्साइटिंग है। डोलोरेस का दिल कृतज्ञता से भर गया। ये दोनों मुझ पर पूरा भरोसा कर रहे हैं। पिगी ने उत्साह से सुझाव दिया, तो क्यों ना हम वाइकर को भी बुला लें, उसे इकोनॉमिक्स में भी इंटरेस्ट हो गया है, हर सुबह अखबार पढ़ता है। सिंक्लेयर की आंखें चमक उठी। हाँ, अगर वाइकर हमारी टीम में हो तो जीत पक्की है। विकर का नाम सुनते ही डोलोरेस का चेहरा बदल गया। माथे पर पसीने की बूंद उभर आई। वो विजिबली फ्लस्टर्ड हो गई। पिगी ने समझाना जारी रखा, वो काल्म प्रेजेंस लाता है, बस साथ हो तो सब ठीक लगेगा। डोलोरेस ने थोड़ी देर सोचकर नजरें झुका लीं। धीरे से बोली, पिगी, अगली बार जब उसे देखो तो मेरी तरफ से इनवाइट देना क्लब ज्वाइन करने का। पिगी थोड़ा हेजिटेंट था, लेकिन सिंक्लेयर खुशी से कूद पड़ी। यस, उसने मुट्ठियां भींच लीं। विकोर हमारे साथ होगा। पिगी ने अचानक गौर किया। वाइस प्रेसिडेंट, आपका चेहरा वही लुक है, बिल्कुल वैसा जब आप हमारे डॉर्म में विकर को ढूंढने आई थी। डोलोरेस ने कुछ नहीं कहा, बस मुड़ी और धूप से भरे कॉरिडोर की ओर बढ़ गई। उसने पीछे से आवाज दी, तुम दोनों मटेरियल ऑर्गेनाइज करो, मैं आगे निकलती हूँ, मुझे एक काम निपटाना है। सिंक्लेयर ने चिंता से उसे जाते देखा। डोलोरेस अकेली चल रही थी, सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसका मन पूरी तरह वाइकर से भरा था। वो सारे लम्हे याद आ रहे थे जब वो उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने याद किया जब वाइकर ने स्कॉलरशिप का नाम पैरी के नाम पर रखने को कहा था। वो चाहती थी उस वक्त उससे बात करे, क्योंकि पैरी के आखिरी पलों में विकोर ही उसके साथ। वो सोच रही थी, जब उसने मेरे लिए लड़ाई लड़ी थी, जब उसने मुझे काउंसिल इलेक्शन में सहारा दिया था, मैं सिर्फ उसे धन्यवाद कहना चाहती थी, बस इतना सा। पर हकीकत ये थी, हर बार मौका होते हुए भी उसने वो शब्द कभी कहे ही नहीं। उत्तर के जंगलों की यादें, डीमन एंड्रोमियस की लड़ाई, हर जगह वाइकर उसके साथ था, हर जगह उसे हिम्मत देता रहा, और हर जगह वो कुछ कह ना सकी। उसने खुद से स्वीकारा, उसके सामने जाते ही मेरी जुबान लड़खड़ाने लगती है, शब्द गले में अटक जाते हैं, जैसे मैं कोई छोटी बच्ची बन जाऊं। यहां तक कि जब वो नाइट हाउंड के साथ होती थी तब भी दिल के किसी कोने में वाइकर का ही ख्याल आ जाता। लेकिन अब उसने गहरी सांस ली। नहीं, अब और नहीं, आज ही मैं कहूंगी, चाहे जैसी भी हिम्मत जुटानी पड़े। उसकी नजरें जमीन पर थीं और अचानक वो रुक गई। सामने विकोर खड़ा था, उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी। डोलोरेस, सब ठीक है? तुम्हें क्या हुआ? समय जैसे ठहर गया। डोलोरेस ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, एक गहरी सांस अंदर खींची और नजरें नीचे कर लीं। कुछ पल बाद धीरे धीरे उसने सिर उठाए। गाल लाल पड़ चुके थे, लेकिन आंखों में इस बार दृढ़ता की ज्वाला थी। उसने विकोर की आंखों में सीधे देखा और साफ ऊंची आवाज में कहा, विकोर, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। तो गाइस, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मुझे बस एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। अगर आप में से कोई एनिमे एक्सप्लेनेशंस देखना पसंद करता है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां मेरा नया चैनल है जहां बहुत जल्द एक दमदार एनिमे एक्सप्लेनेशन आने वाली है। जाकर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं सच में इंतजार करूंगा आप सबके रिएक्शन और सपोर्ट का। और अब ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हुए चलो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। डोलोरेस धीरे धीरे बोली, आवाज कांप रही थी लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। विकोर, मुझे तुमसे एक बात कहनी है, एक बहुत जरूरी बात। उसके शब्द अभी अधूरे ही थे कि विकोर ने अचानक बीच में कहा, रुको। उसका स्वर गंभीर था और आंखों में हल्की सी चमक। डोलोरेस हैरान रह गई। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वाइकोर एक कदम आगे बढ़ा। अब वो बिल्कुल उसके सामने था। प्लीज हिलो मत, उसने कहा। डोलोरेस का दिल धड़क उठा। वो जम सी गई। इतना पास क्यों आ गया? मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं। विकोर ने धीरे से हाथ उठाया और उसके सिर पर हल्का सा स्पर्श किया। डोलोरेस ने आंखें बंद कर ली। गाल लाल हो चुके थे। वो सोच रही थी क्या ये वो पल है, पर तभी विकोर का हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा और उसके बालों से कुछ निकाला। उसकी उंगलियों में चमकती थी डेकराबिया पेंडेंट,
और उसके साथ चिपका हुआ छोटा सा कांपता हुआ मकड़ी, दोनों जैसे अपराधी पकड़े गए हों, डर से पसीने में भीगे हुए। विकर की आंखें ठंडी हो गईं, चेहरे पर एक घना अंधेरा उतर आया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? उसने मन ही मन कहा। उसकी नजरों में ऐसा गुस्सा था कि डिकराबिया और वो छोटा स्पाइडर दोनों सिहर उठे। वो बेचारे कांपते हुए बोले, हम तो बस घूम रहे थे, साइट सीनिंग कर रहे थे, ये सब डेकराबिया की गलती है। विकोर का जबड़ा कस गया। कमरे में पहुंचकर देखता हूँ तुम्हें, उसने मन ही मन ठंडी धमकी दी। और तभी डोलोरेस की हल्की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। विकोर, सब ठीक है ना? विकोर ने फौरन पेंडेंट छिपाया, चेहरे पर शांत भाव लौट आया। कुछ नहीं, तुम्हारे बालों में बस एक छोटा सा बग था, उसे हटा रहा था। माफ करना अगर तुम्हें असहज लगा हो। डोलोरेस ने बालों को छूकर कहा। नहीं नहीं थैंक यू। वो कुछ पल चुप रही, फिर याद आया वो क्या कहने वाली थी। वाइकर ने शांत स्वर में पूछा, तो तुम क्या कह रही थी? बस यही डोलोरेस की हिम्मत टूट गई, चेहरा लाल, हाथ हवा में। वो कुछ नहीं, कोई अजीब बात नहीं थी। वो खुद से नाराज थी, इतना पास मौका था और मैंने फिर खो दिया। जल्दी से बात मोड़ते हुए बोली, वैसे तुम्हें मॉक इन्वेस्टमेंट टूर्नामेंट में दिलचस्पी है क्या? वेकर ने सहजता से कहा, मतलब वो जो आने वाला कंपटीशन है। डोलोरेस ने सिर हिलाया। हाँ, पिगी और सिंक्लेयर के साथ मैंने एक क्लब बनाया है, अगर तुम ज्वाइन कर लो तो। वेकर ने हल्के से मुस्कुराकर मना कर दिया। नहीं, मेरे पास फिलहाल न्यूज़पेपर की ड्यूटीज है, दूसरे कामों का समय नहीं। डोलोरेस का चेहरा उतर गया, उसने धीमे से सिर झुकाया। समझ गई, तो फिर ख्याल रखना। वेकर ने बस सिर हिलाया और बिना कुछ कहे चल पड़ा। डोलोरेस ने जबरन मुस्कुराकर हाथ हिलाया। अच्छा, फिर मिलते हैं। दोनों अलग दिशाओं में बढ़ गए, लेकिन जैसे ही वो दूर जाने लगा, विकोर ने मुड़कर पुकारा, डोलर्स। वो रुक गई। हाँ, विकोर ने मुस्कुराकर कहा, कंपटीशन के लिए शुभकामनाएं। डोलोरेस की आंखें फैल गईं, चेहरा लाल, दिल की धड़कन तेज। वो धीरे से बोली, धन्यवाद। उसने बालों को छुआ, हल्के से मुस्कुराई, और पहली बार उसे महसूस हुआ उसने मुझे देखा। 2 हफ्ते बाद भव्य हॉल में सोने के सिक्कों के पहाड़ लगे थे। पिगी, सिंक्लेयर और डोलोरेस तीनों बस खड़े रह गए, मुंह खोले के खुले। पिगी की आंखें चमक उठी। इतना सारा पैसा पहली बार देख रहा हूँ। डोलोरेस, तुमने ये सब किया? डोलोरेस खुद भी हैरान। नाइट हाउंड का तरीका इतना काम करेगा मैंने सोचा भी नहीं। 2 हफ्ते पहले वो पल जब नाइट हाउंड ने उसे अपनी योजना बताई थी। वो अंधेरे कमरे में बैठी थी और सामने काले लबादे में लिपटा हुआ नाइट हाउंड। ध्यान से सुनो डोलोरेस, उसने कहा, हमारे पास सिर्फ एक मौका है और इसे पूरा करने के लिए हमें खेल खेलना होगा दिमाग से। डोलोरेस ने सिर झुकाया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। नाइट हाउंड ने कागज पर कुछ लिखा, फिर समझाना शुरू किया। पहला कदम, उसने कहा, हमें 960 निवेशक ढूंढने, वो जो लालच में अंधे हो। फिर उन्हें 2 हिस्सों में बांटना है। 480 को बताओ कि ये निवेश ऊपर जाएगा और बाकी 480 को बताओ गिरेगा। फिर देखना। उसकी आवाज में अजीब आत्मविश्वास था। जो सटीक निकलेगा वो हमारे साथ रहेगा, जो गलत हुआ वो खुद ही हट जाएगा। डोलोरेस ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तो हम उन्हें झूठे वादे देंगे? नाइट हाउंड हल्के से मुस्कुराया। नहीं, हम उन्हें आशा देंगे, और आशा सबसे खतरनाक निवेश है। हर दिन, उसने आगे कहा, हम यही करेंगे, सही समूह रखेंगे, बाकियों को काट देंगे। 5 दिन में 960 से घटकर सिर्फ 30 लोग रह जाएंगे। 30 ऐसे लोग जिन्हें यकीन होगा कि हम अचूक हैं। उसकी लाल आंखें और चमकी। और जब ये लोग दूसरों को बताएंगे कि ऑरेकल क्लब की भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं हुई, तो हमें किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा। लोग खुद हमारे पास आएंगे, अपना पैसा लेकर, अपनी आस्था लेकर। डोलोरेस धीरे से बोली, लेकिन ये तो पागलपन है। अगर हमने इतनी रकम खो दी तो लोग हमारा सिर ले लेंगे। नाइट हाउंड ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर कोई हार नहीं सकता तो जीत की कीमत बढ़ जाती है, और जहां तक नुकसान का सवाल है, मैं गारंटी देता हूँ। वो उठा, उसके सामने जाकर झुका। मैं जानता हूँ सिंडी वेंडी मर्चेंट ग्रुप के चीफ को। वो सौदा ऐसा होगा जो इतिहास में दर्ज होगा। डोलोरेस कुछ नहीं बोली, बस उसके शब्दों में जो दृढ़ता थी वो उसके मन में गूंजती रही। वापस वर्तमान में डोलोरेस अब उस कमरे में खड़ी थी जहां सोने के सिक्कों के पहाड़ चमक रहे थे। पिगी और सिंक्लेयर खुशी से उनमें लौट रहे थे, मानो किसी सपने में हो। पिगी हंसते हुए बोला, मैंने जिंदगी में इतना सोना कभी नहीं देखा। डोलोरेस, तुमने क्या कर दिखाया? डोलोरेस ने बस मुस्कुरा दिया, और उसके भीतर कुछ और चल रहा था। वो जो आदमी है नाइट हाउंड, आखिर है कौन? इतनी दूर की सोच, इतनी सटीक योजना, क्या वो इंसान भी है? रात गहरी हो चुकी थी। डोलोरेस अब अपने हल्के नाइट गाउन में चुपचाप छत की खिड़की खोली। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ी और सामने वो खड़ा था, नाइट हाउंड। थोड़ा देर हो गई, उसने कहा। चांद के सामने खड़ा उसकी तरह लग रहा था, मानो अंधेरे से जन्मा कोई साया। डोलोरेस मुस्कुराई। मुझे भी थोड़ा समय लगा ताकि कोई देख ना ले। दोनों छत पर बैठ गए। हवा में हल्की ठंड थी, लेकिन बातचीत में गर्माहट थी। डोलोरेस ने पूछा, ये जगह ढूंढने में मुश्किल तो नहीं हुई? नाइट हाउंड ने सहजता से कहा, मेरे लिए नहीं। डोलोरेस का दिल धक से रह गया। वो इतना आसानी से यहाँ कैसे आ गया? क्या वो अकादमी के भीतर का कोई है? उसने चुपके से जेब से एक छोटी सी वस्तु निकाली, मिरर ऑफ ट्रुथ। बस एक नजर उस दर्पण में डाल दे तो सामने वाला अपना असली चेहरा दिखा देगा। कुछ क्षण तक वो उस पर नजर डालती रही, फिर उसने गहरी सांस ली और दर्पण वापस रख दिया। अगर वो सच में मेरे साथ है तो एक दिन वो खुद बताएगा। नाइट हाउंड ने धीरे से पूछा, तो बताओ हमारे निवेश का परिणाम कैसा रहा? डोलोरेस की आंखें चमक उठी। अविश्वसनीय, उसने कहा। ये तो जैसे कोई जादू था। वो हंसी, एक राहत भरी थकी हुई हंसी। तुम लड़ाई में ही नहीं, पैसे के खेल में भी माहिर निकले, उसने धीरे से कहा। बस अब आखिरी चरण बाकी है। डोलोरेस जो पास ही बैठी थी उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में उलझन थी। आखिरी चरण? क्या मतलब है तुम्हारा? नाइट हाउंड ने जवाब नहीं दिया, बस अपना चेहरा चांद की रोशनी से हटाकर उसकी ओर मोड़ा और बोला, बुर्जुआ परिवार पर हमला करने से पहले हमें अंदर से दरवाजा खोलने वाला चाहिए, एक इनसाइडर जो परिवार के रहस्यों तक पहुंचने की चाबी बने। डोलोरेस थोड़ी हैरान हुई, पर ऐसा व्यक्ति होगा भी कैसे जो परिवार के ऊंचे पद पर हो? पर परिवार के मुखिया
बार्थोलोम्यू के खिलाफ भी। उसकी आवाज में रियलिटी की झलक थी। जो इतना ऊपर हो वो क्यों किसी विद्रोह में साथ देगा, उसे तो सब सुख सुविधा मिली होगी। नाइट हाउंड के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने बिना कुछ कहे अपनी जेब से एक पुराना अखबार निकाला। कागज पुराना था, किनारे पीले पड़ चुके थे। पढ़ो इसे, उसने कहा। डोलोरेस ने उत्सुकता से अखबार खोला। उसकी नजर एक पुराने फाइनेंशियल आर्टिकल पर पड़ी। शीर्षक था द सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट विद इन द बोर्जुआ फैमिली। वो पढ़ती गई। आर्टिकल में लिखा था कि परिवार के उत्तराधिकार के लिए दो भाइयों के बीच संघर्ष हुआ था। सबको लगा था कि बार्थोलोम्यू डे बुर्जुआ अगला प्रमुख बनेगा, और वही हुआ। और जैसे ही उसने नीचे की पंक्ति पढ़ी, उसकी सांस रुक गई। वहां एक और नाम था, डेमियन डी बुर्गेया। नाइट हाउंड की आवाज गूंजी। बार्थोलोम्यू ने जीत तो हासिल की, लेकिन दूसरा स्थान पाने वाला वही है जो अब हमारा रास्ता खोलेगा। डोलोरेस ने हैरानी से पूछा, डेमियन? वही डेमियन जो इंपीरियल मिंट का डायरेक्टर है? नाइट हाउंड ने सिर हिलाया। हाँ, उसके पास इतनी शक्ति है कि अगर वो चाहे तो पूरी मुद्रा व्यवस्था को हिला दे। पर बार्थोलोम्यू के खिलाफ हार के बाद उसे परिवार से दूर कर दिया गया। वो चुप है लेकिन टूटा नहीं, और वही सबसे खतरनाक होता है। डोलोरेस धीरे से बोली, मुझे याद है उसने यूनिवर्सिटी लीग के दूसरे राउंड में बुर्जुआ फैमिली क्वेस्ट की निगरानी की थी, और मुझे नहीं पता था कि वो अपने ही भाई का प्रतिद्वंदी। कुछ पल चुप्पी रही, फिर डोलोरेस ने गहरी सांस ली और पूछा, तो अब सवाल ये है, हम उससे मिलेंगे कैसे? नाइट हाउंड की लाल आंखें और गहरी हो गई। वो खुद नहीं आएगा डोलोरेस, हमें जाना होगा वहां जहां वो खुद को सबसे सुरक्षित समझता है। सीन शिफ्ट होती है। कुछ देर बाद रात का समय था। शहर का आकाश रंग बिरंगे आतिशबाजी से जगमगा रहा था। हवा में संगीत की गूंज थी, और नीचे सुनहरे झूमरों से सजी एक विशाल बॉलरूम। लाल कालीन पर चलते लोग, महंगे सूट, चमकदार गाउन, हर तरफ हंसी, शोर और वाइन के गिलासों की टकराहट। डोलोरेस दरवाजे पर खड़ी, हल्के नीले रंग के गाउन में, उसके गले में एक गुलाब का चोकर और बाल खूबसूरती से बंधे। उसने गहरी सांस ली, भीड़ की ओर देखा और बुदबुदाई, तो यही है वो जगह जहां आज से खेल शुरू होगा। उसकी उंगलियां कांप रही थी, क्योंकि ये महज एक पार्टी नहीं थी, ये बुर्जुआ फैमिली का ग्रैंड सेलिब्रेशन था। वो जानती थी यहाँ हर मुस्कुराता चेहरा किसी न किसी सौदे का हिस्सा है, हर हंसी के पीछे कोई रहस्य छिपा है। वो सुनहरी रेलिंग के पास खड़ी हुई, चमकते गिलासों, संगीत और नकली हंसी के बीच वो हल्की सी लाल पड़ गई, थोड़ा घबराई हुई सी लग रही थी। चारों ओर की चहल पहल को देखते हुए उसने महसूस किया वो वाकई पार्टी में पहुंच चुकी है।